हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का। और लास्ट लेक्चर तक हमने कोसेट्स को डिटेल में स्टडी कर लिए थे। तो आज से हम अभी जो भी हम पढ़ेंगे वो कोसेट्स के अगला वाला पोर्शन जो है उसमें ध्यान देने वाले, दैट इज लैग्रेंजेस थ्योरम एंड आपका साइक्लिक ग्रुप वाला एंटायर पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम। ये मान लीजिए ऑलमोस्ट आपका एग्जाम में आना तय है 4 मार्क का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ दिस प्रूफ आप अच्छे से इसको समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बिना समझे इसको याद करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो लॉजिक्स को ध्यान से समझिएगा कि किस लॉजिक्स को यूज़ करके प्रूफ करें इसको। पहले तो इसका स्टेटमेंट समझ जाते हैं। क्या बोला गया है? द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर और फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ओके, ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। एक फाइनाइट ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है यहाँ पे वो ये है कि फाइनाइट होना चाहिए। आपका ग्रुप अगर इनफाइनाइट होता है तो ये थ्योरम वैलिड नहीं है। ये थ्योरम सिर्फ फाइनाइट ग्रुप के लिए वैलिड है। क्यों, मैं रीजन बताऊंगा। द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप, एक फाइनाइट ग्रुप का जितने भी पॉसिबल सब ग्रुप आपके पास होगा उनमें से कोई भी एक सब ग्रुप लिया, उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सब ग्रुप। वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट ग्रुप दैट इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप का एक डिवाइजर होगा, ठीक है, मतलब एक फैक्टर होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। अभी अगर मैं बोल देता हूं कि ग्रुप मेरा इनफाइनाइट है तो सब ग्रुप भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इनफाइनाइट भी, सब ग्रुप इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है। तो डिवाइजर का कोई नामो निशान नहीं आएगा ना। इन्फिनिटी को डिवाइड करेगा नहीं करेगा मेरे को थोड़ी ना पता है। तो इसीलिए हम ये चीज फाइनाइट ग्रुप तक के लिए रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। अभी आइए ये समझते हैं कि हम इस चीज को प्रूफ कैसे करेंगे। इसका प्रूफ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा लॉजिक्स आपको चाहिए अच्छे लेवल का, तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। देखो, लेट G is a finite subgroup and H is a subgroup of G। ये हमने कंसीडर कर लिया कि G एक फाइनाइट सबग्रुप है और H उसका सबग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है और H उसका सबग्रुप है। देन H is also a finite group by itself। अगर H सबग्रुप है तो H एक फाइनाइट ग्रुप भी होगा ऑब्वियसली। अंडर द सेम ऑपरेशन एज इन G, बिल्कुल सही है। एंड लेट H कंटेन्स एग्जैक्टली m नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और हम मान लेते हैं कि H में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं, एग्जैक्टली H m एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये हमने कंसीडर कर लिया कि ऑर्डर ऑफ H जो होगा वो क्या होगा, m होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आगे अगर हम बात करें कि लेट A बिलोंग्स टू G बी एनी एलिमेंट एंड वी कंसीडर द राइट कोसेट HA इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स HA सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H, ठीक है। तो A belongs to G be any element and we consider the right coset HA is equal to HA such that H belongs to capital H। तो इसमें क्या मतलब है, जरा ध्यान से समझिएगा इस बातों को, है ना। कि अगर मैं बात करूं कि HA, तो HA क्या है, राइट कॉसेट है ना। तो उसका एलिमेंट जो है वो HA के फॉर्मेट में आएगा, स्मॉल h, जहां पे स्मॉल h कैपिटल H का एक एलिमेंट होगा। ये आप ऑलरेडी कॉसेट का डेफिनेशन में आखिरी लेक्चर में देख चुके हो। तो हमने एक राइट कॉसेट यहाँ पे फॉर्मेशन करवाया H। ये सब क्यों हुआ है सब बताया जाएगा, बस ध्यान से एक एक लाइन समझते जाओ, मैं कनेक्ट करता जाऊंगा। तो अभी अगर मैं बोलता हूं कि इफ HI A इज इक्वल टू HJ है, मतलब इस कॉसेट का कोई भी दो एलिमेंट अगर इक्वल होता है, कॉसेट का कोई भी दो एलिमेंट अगर इक्वल होता है, ठीक है, तो HI और HJ भी इक्वल होगा। राइट कैंसलेशन कर दो, ठीक है। और अगर HI और HIA और HJA इक्वल नहीं होता है तो HI और HJ भी इक्वल नहीं हो पाएगा। क्लियर है, ये भी कंफर्म है। बात समझ में आया ना। अच्छा, गलती से ये लिख दिया है ना, HI और HJ अगर इक्वल नहीं होता है तो HIA और HJA भी इक्वल कभी हो नहीं सकता है। क्लियर है क्या? चलो, तो यहां से हमें क्या समझ में आता है, इस लॉजिक से, यहाँ पे जो हमने एक लॉजिक यूज कर रखा है, इस लॉजिक से हमें क्या समझ में आता है? इस लॉजिक से ये समझ में आता है सर कि कोसेट्स का तो यहाँ पे जरूरत है। अभी कोसेट्स का बातचीत यहाँ पे क्यों करना स्टार्ट किया है आगे जाकर के समझोगे आप। तो अभी अगर मैं बोलूं कि सर
कि हमें यहाँ से इस लॉजिक के मदद से क्या पता चला कि HA पे अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछता हूँ आपको, ठीक है, तो आप बोलोगे सर HA पे उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा जो H पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। आप बोलोगे ये तो पता था, H पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा कॉसेट पे उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, बस एलिमेंट्स का नेचर चेंज हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या पता A से मल्टीप्लाई होके भी सेम आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर A H का ही एलिमेंट है तो HA इज इक्वल टू H होता था, लास्ट क्लास में अपन देख चुके हैं ये चीज, ठीक है। तो मुद्दे की बात है कि HA में जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो H के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होगा, वो चीज ऑलरेडी हमें पता था। बस उसी लॉजिक को दिखाने का एक तरीका ये रहा कि अगर ये दोनों इक्वल होता है कॉसेट के दोनों एलिमेंट, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, और अगर ये अनइक्वल होते तो ये दोनों भी अनइक्वल होगा। ये एक लॉजिक था दिखाने का। इसके मदद से हमने ये बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द राइट कॉसेट ऑफ H विद A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H विच इज M। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, एवरी राइट कॉसेट ऑफ H इन G हैज एग्जैक्टली M एलिमेंट्स। यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर H में M एलिमेंट्स होता है तो H का एवरी राइट कॉसेट पे भी M एलिमेंट्स ही होंगे। ये हमने बता दिया इस लॉजिक के मदद से, जो ना बताने से भी चलता, ऑलरेडी आपको पता था। अभी आगे के बात को ध्यान से देखो, नेक्स्ट लॉजिक आएगा आपका इस पोर्शन में, ध्यान से देखिएगा। फॉर एनी A बिलोंग्स टू G वी हैव A इज इक्वल टू AE। बिल्कुल सही है, A ग्रुप का एलिमेंट है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और AE को मैं बिलोंग्स टू HA बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि E बिलोंग्स टू H है ना। अगर E H में बिलोंग कर रहा है तो AE को यहाँ पे A को AE ना लिख करके EA लिखो, ठीक है। तो A इज इक्वल टू EA बिलोंग्स टू HA, इजीली ये हो जाएगा, है ना। सिंस E H में बिलोंग कर रहा है तो EA तो HA पे बिलोंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ से मेरे को क्या पता चल गया कि A बिलोंग्स टू HA, है ना, और कॉसेट जो है वो ग्रुप का एक सबसेट होगा। तो A बिलोंग्स टू HA और वही HA आपका कॉसेट ग्रुप का एक सबसेट हो गया फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो अगर कॉसेट जो है वो अगर ग्रुप का सबसेट है, ठीक है, तो ऐसे डिस्टिंक्ट जितने भी पॉसिबल कॉसेट्स होंगे एक ग्रुप का, है ना, एक ग्रुप का मान लो H एक सब ग्रुप है, ठीक है। तो H अगर एक सब ग्रुप है, एक ग्रुप मेरे पास G है, उसका अगर एक सब ग्रुप है H, तो इस H के साथ अगर मैं सारे कॉसेट्स बनाता हूं इस ग्रुप का सारे एलिमेंट्स को लेकर के, ठीक है, लेफ्ट कॉसेट या अगर मैं राइट कॉसेट बनाता हूं, ठीक है, तो A जो है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G लिख रहा हूं मैं, मतलब क्या A G का हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट ए टाइम तो एक ही एलिमेंट होगा, बट घूम फिर के ये सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कॉसेट्स आएगा और सारे के सारे कॉसेट्स डिस्टिंक्ट आएगा, और ये सारे हर एक कॉसेट G का सबसेट है, ठीक है। तो इन सारे डिस्टिंक्ट कॉसेट्स का यूनियन अगर आप ले लोगे, है ना, आप जानते हो ऑलरेडी कि या तो दो कॉसेट्स इक्वल होगा या तो डिसजॉइंट होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये आखिरी में थ्योरम पढ़ चुके, बड़ा इंपॉर्टेंट था, या तो दो कॉसेट हमेशा इक्वल होगा या तो डिसजॉइंट होगा। तो इस सब ग्रुप का जितने भी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉसेट आएगा या तो वो सारे के सारे इक्वल होंगे या तो वो डिस्टिंक्ट होंगे, और अगर वो डिस्टिंक्ट होता है तो उन सब का जो यूनियन हो जाएगा वो एंटायर G के इक्वल हो जाएगा। दैट इज यूनियन ऑफ H ऑफ A बिलोंग्स टू G मस्ट बी इक्वल टू G, है ना। और इसी लॉजिक को हम बोलते हैं कोसेट डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसी लॉजिक को बोला जाता है कोसेट डिकम्पोजिशन, ठीक है। दैट इज G इज द यूनियन ऑफ ऑल राइट कॉसेट्स ऑफ H इन G। वी नो दैट any two distinct right cossets are disjoint and every right cossets is non-empty, ठीक है। And since G is the union of all distinct right cossets of H in G, and since G is finite, there is only a finite number of distinct right cossets of G. Obviously, so as G finite है तो H भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो जिस मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट्स जो होगा, यहाँ पे तो मान लो फाइनाइट 100 एलिमेंट है, तो 100 से मैं टोटल 100 को राइट कॉसेट बना सकता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्लियर है क्या? उसी चीज को लिख दिया गया है। तो हमने मान लिया चलो कि HA1 से लेकर के HK तक हमारे पास डिस्टिंक्ट फाइनाइट राइट कॉसेट्स है, किसका, G का, ठीक है। तो बाई कॉसेट डिकम्पोजिशन में क्या बोल सकता हूं कि G जो होगा वो ये सारे के सारे का यूनियन हो जाएगा, जहां पे हर एक कोई भी दो के बीच में कोई कॉमन नहीं होगा, है ना। कॉसेट्स जो होगा वो क्या होगा, प्योरली डिसजॉइंट होगा। HAI और HAJ जो होगा वो कंप्लीटली क्या है, फाई होगा, जहां पे I और J इक्वल नहीं है, मतलब कोई भी दो डिस्टिंक्ट कॉसेट का बात चल रहा है जो कि डिसजॉइंट होगा, और नॉन एम्प्टी भी होगा सारे के सारे।
तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप का बात करूं तो एस जी इसका इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप किसके इक्वल हो जाएगा, एज ये सारे के सारे नॉन एम्प्टी है ना। अगर ए बी सी सारे के सारे सेट नॉन एम्प्टी है तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी के इक्वल हो जाएगा। वही कार्डिनलिटी का लॉजिक, ठीक है, जो सेट थ्योरी में पढ़ के आए हो। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच ए टू प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अप टू एच ए के तक। ये क्यों लिख पा रहे, क्योंकि सारे के सारे डिसजॉइंट, अगर डिसजॉइंट नहीं होता तो नहीं लिख पाते। और सारे के सारे कोसेट्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, m है, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये m m m अप टू k टाइम्स आ गया, तो ये k इंटू m हो गया। और m का वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ h है, जहां पे k एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। k नंबर ऑफ टाइम्स अपने लिए ना कॉसेट, k डिस्टिंक्ट कॉसेट लिए तो k एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहीं से पता चल जाता है कि OG बाई OH जो है वो k के इक्वल है। दैट इज OH जो है वो OG का एक डिवाइजर है। That is order of every subgroup of a finite group is a divisor of the order of group, is a divisor of the order of group। ये इसी के साथ साथ प्रूफ हो जाता है। तो यही आपका लैग्रांजेस थ्योरम है। अगर लॉजिक के मदद से समझते हो कोसेट डिकम्पोजिशन को तो बहुत ही आसान है, अदरवाइज थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर समझ नहीं आता है तो। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट को जरा ध्यान से समझिए, ठीक है। हाँ, मेरा यहाँ पे यार कट गया यार, बात करना बड़ा दर्द हो रहा है। इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप है ना, एंड H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। अभी मैं H को कोई सब ग्रुप नहीं बोला, मैंने बोला G एक फाइनाइट ग्रुप है और H उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है। हैविंग m एलिमेंट्स सच दैट m इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G। मतलब अब की बार बोला जा रहा है कि अगर मेरे पास ऐसा एक सबसेट किसी ग्रुप का एग्जिस्ट करता है सच दैट ऑर्डर ऑफ दैट सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ दैट सबसेट मान लो, सबसेट में m एलिमेंट्स है, ऑर्डर ऑफ दैट सबसेट, मैंने उसको सब ग्रुप अभी तक बोला नहीं, तो ऑर्डर ऑफ दैट सबसेट अगर उस ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सबसेट अगर उस ग्रुप का ऑर्डर का डिवाइजर नहीं होता है तो वो सबसेट उस ग्रुप का कभी भी सब ग्रुप नहीं हो पाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो वही चीज है, समझ में आ रहा है ना, वही चीज है, ठीक है, कि अगर ये हो रहा है तो ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, समझ में आया ना। तो वही चीज है, वही चीज लिखा गया है, आपको समझना है कि H अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होता है सच दैट कि H में जो ऑर्डर है, H का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ऑर्डर ऑफ G का कोई डिवाइजर नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं है तो H कैन नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ G, H कैन नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ G। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और फिर भी H अगर G का सब ग्रुप हो जाता है तो लैग्रांजेस थ्योरम वैलिड थोड़ी ना होगा, लैग्रांजेस थ्योरम वैलिड नहीं हो पाएगा ना। क्लियर है क्या, कैसे वैलिड होगा, लैग्रांजेस अगर ये सब ग्रुप हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि H G का सब ग्रुप है, H G का सब ग्रुप अगर है तब तो ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G का डिवाइजर होना चाहिए बाय लैग्रांजेस थ्योरम, बट यहाँ पे तो नहीं बोल रहा है, समझ में आया ना। तो जस्ट इसको उल्टा करके लिखा गया है कि अगर ये नहीं होता है तो ये नहीं होगा, ये इसका कन्वर्स नहीं है, याद रखना, ठीक है, कन्वर्स ये है, देखो, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, कन्वर्स ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम कभी भी ट्रू नहीं होता है। दैट इज अगर मैं बोलूं कि मेरे पास वो है, देख लीजिए, corresponding to every divisor m of the order of a finite group, order of group का हर एक डिवाइजर corresponding to every divisor m of a order of group, there may not exist a subgroup of order m। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक डिवाइजर m है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, मान लो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 4 है तो जैसे मैं अगर आपको बात करूं, जैसे आपको अगर मैं बात करूं कि 4th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो ऑर्डर ये G का सब ग्रुप है, अगर ये G का सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ H कितना है 2 और ऑर्डर ऑफ G कितना है 4, तो 2 4 का डिवाइजर है, ठीक है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। बट अगर मैं बोलूँ कि G मेरे पास कोई भी एक ग्रुप है
ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है 4, तो उसका कोई भी डिवाइजर निकालो, उसका कोई भी डिवाइजर कितना होगा, मान लो कोई भी डिवाइजर उसका 2 ही है, ठीक है, तो 2 के कोरिस्पॉन्डिंग मतलब 2 एलिमेंट कंटेन करने वाला सबसेट सब ग्रुप नहीं भी हो सकता है। अगर सब ग्रुप हो जाता है कंफर्म, तब तो वो वही हो जाएगा ना, लैग्रेंजेस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू हो जाएगा। बट एज ये नहीं हो पा रहा है, देखो, और 2 एलिमेंट वाला मतलब ऑर्डर 2 वाले सब, अगर मैं दूसरा सेट लिखता हूं तो 1 माइनस आयोटा भी मैं लिख सकता हूं, बट क्या ये सब ग्रुप है, इस ग्रुप का नहीं है, ठीक है। इसीलिए कन्वर्स अगर डिवाइजर एग्जिस्ट कर भी जाता है ना, तो उस ऑर्डर का कोई सब ग्रुप आपको यहाँ पे नहीं भी मिल सकता है, मिलेगा जो हमेशा जरूरी नहीं है। अगर आप इस ऑर्डर का इसको कंसीडर करते हो तब तो लैग्रेंजेस थ्योरम ट्रू होता हुआ दिखेगा, है ना, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम। बट अगर मैं इसको कंसीडर करूं या फिर 1 आयोटा कंसीडर करूं तो ये कन्वर्स ट्रू होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम कभी भी ट्रू नहीं होता है, याद रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि लैग्रेंजेस थ्योरम का जो कन्वर्स स्टेटमेंट है वो कभी भी ट्रू नहीं होता है। जस्टिफिकेशन मैंने आपको दे दिया, एग्जांपल आपका कॉपी में आप अच्छे से नोट करके रखिएगा। क्लियर है, समझ में आया ना। ये ट्रू होता है किस वजह से होता है, अगर मैं एक फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप का बात करूं, ठीक है, ये ट्रू होगा तभी होगा अगर मैं ग्रुप जो ग्रुप है उसको एक साइक्लिक फाइनाइट ग्रुप बोल दूं, तभी ये पॉसिबल हो। अभी साइक्लिक ग्रुप होता क्या, आप आगे के टॉपिक में देखोगे थोड़ी देर बाद ही। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो बस इसी के साथ साथ हमारा लैग्रेंजेस थ्योरम का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। अभी इसी के अंडर पे एक थ्योरम आता है, उसको भी देख लेते हैं, वो सीखने के साथ साथ हमारा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अभी हमने क्या पढ़े कि अगर G एक ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप का डिवाइजर होगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, मतलब उस ग्रुप का हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो भी उस ग्रुप का ऑर्डर का डिवाइजर होगा ही होगा। आप ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में पढ़ के आए थे कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या पढ़ के आए थे उधर, और उधर भी मैंने सेम लॉजिक आपको प्रूफ कराया था कि, है ना, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे वही लेस देन को आप समझ जाओगे कि ये लेस देन क्यों हो रहा है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो ये ऑलरेडी पहले लेक्चर 5 के आसपास जो हम चीज पढ़े थे, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना, वो ऑलरेडी प्रूफ हो जाता है। क्लियर है, तो ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का डिवाइजर होगा। और अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप का डिवाइजर है तो आप हमेशा जानते हो कि डिवाइजर तो उस चीज से हमेशा छोटा या फिर उसके इक्वल होगा ना। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो डिवाइजर बोलना इटसेल्फ सफिशिएंट है कि वो उससे छोटा है। तो वो लेस देन वाले प्रूफ जो था पहले, उसको अगर डिफिकल्ट लगता है तो ये इसके मदद से भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम। क्लियर है क्या, तो चलिए इसका प्रूफ लिखते हैं, लिखिएगा जरा। तो लिखिएगा कि लेट ऑर्डर ऑफ G बी M, ठीक है ना, लेट ऑर्डर ऑफ G बी M कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमने कंसिडर कर लिया M, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ A मान लेते, चलो इसको N मान लो, और ऑर्डर ऑफ A को मान लेते M फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए M है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में क्या लिख सकता हूं, ठीक है ना, कि M ऐसा कोई, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख दो, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर M सच दैट A पावर M इज इक्वल टू E, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, यहां से हमें प्रूफ क्या करना है दोस्त, यहां से हमें प्रूफ करना है कि M जो है वो N को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है क्या, ये सिंपल सा चीज अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। क्लियर है, चलिए तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम एक सबसेट कंसीडर करते हैं, लेट एज बराबर ए स्क्वायर से लेकर के a टू द पावर m-1 तक एक सबसेट कंसीडर किए, बी ए सबसेट ऑफ G, be a subset of G where a to the power 0 आपका E ही है, मान लो a to the power 0 जो है वो आपका E ही है ना। तो
m-1 के आगे गया नहीं मैं, क्योंकि ऑलरेडी अब जानते हो a टू दी पावर m e है, a टू दी पावर m+1 a हो जाएगा, a टू दी पावर m+2 a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स ही वापस रिपीट होंगे अगर मैं a टू दी पावर m-1 के आगे गया तो ई से मैंने यहां तक एक सबसेट कंसीडर किया, किसका? ग्रुप G का। ठीक है, अभी इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है m। अगर मैं इस H को इस G का एक सबसेट ना मान के, एक मतलब सबसेट तो मैंने कंसीडर कर लिया, अभी अगर मैं इसी सबसेट को एक सब ग्रुप प्रूफ कर देता हूं तो भाई लैग्रेंजेस थ्योरम में ये बोल पाऊंगा ना कि ऑर्डर ऑफ H तो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है लैग्रेंजेस थ्योरम से। और अगर ऑर्डर ऑफ H मतलब डिवाइड कब करेगा? जब H एक सब ग्रुप हो जाएगा, है ना। तो अगर H को मैंने सब ग्रुप प्रूफ कर दिया तो लैग्रेंजेस थ्योरम से मैं बोल सकता हूं ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर देगा एंड हेंस M भी N को डिवाइड कर देगा। क्लियर है? सिंपल चीज है। तो अभी आपका सारा फोकस होना चाहिए कि कैसे आप प्रूफ कर पाओ कि H G का एक सब ग्रुप है। तो लेट H को अगर G का सब ग्रुप प्रूफ करना है तो सब ग्रुप प्रूफ करने का टेक्निक ऑलरेडी आपको पता है कि यहां से कोई भी दो एलिमेंट उठाना है, उठा करके AB बिलोंग्स टू H दिखाना है या फिर AB इनवर्स बिलोंग्स टू H दिखाना है, कुछ भी एक चीज दिखाने से हो जाएगा। तो लेट AI एंड AJ बिलोंग्स टू H मैं कंसीडर कर लेता हूं यहां से। ठीक है, फॉर ऑल I कॉमा J जो होगा वो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा, क्योंकि a टू द पावर 0 अगर हुआ तब तो E ही हो जाएगा, और ऑब्वियसली m-1 से छोटा या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है, सही बात है ना। इसमें इक्वलिटी अगर हटाओगे तो यहां से लेस देन m बोल सकते हो, लेस देन m मतलब ही m-1 तक चल रहा है। सही बात है, क्लियर है। तो अगर इन दोनों एलिमेंट को मैंने H से कंसीडर किया तो इनका प्रोडक्ट भी H में बिलोंग कर रहा है, वो मुझे दिखाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अच्छा, a पावर I होना चाहिए, a पावर J होना चाहिए, ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा a पावर I प्लस J, आपके पास आ जाएगा a पावर I प्लस J। अभी अब ध्यान से देखना, वेयर अगर I J 1 से m के बीच में है तो I प्लस J को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 + 1 2 से लेकर के ट्वाइस m के बीच में होगा। क्लियर है क्या? तो अभी डिवीजन एल्गोरिथम से अगर आप देखना चाहते हो, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको करा रखा है कि m से अगर आप I प्लस J को डिवाइड मार देते हो तो एक क्वोशंट आपके पास आएगा, एक रिमाइंडर आपके पास आएगा। क्लियर है ना? तो I प्लस J का वैल्यू ट्वाइस m से तो छोटा ही होगा, तो ट्वाइस m से अगर छोटा होगा तो ये रिमाइंडर तो किसके बीच में होगा? जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा, और 0 या फिर उससे बड़ा होगा। सही बात है। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम में क्या बोल सकता हूं? वी हैव I प्लस J इज इक्वल टू MQ प्लस R। ठीक है, जहां पे R का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन M होगा। क्लियर है ना? तो रिमाइंडर आपको लेस देन M दिख रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर a पावर I इंटू a पावर J को मैं क्या लिख सकता हूँ? a पावर I प्लस J, और I प्लस J को लिख सकता हूँ MQ प्लस R। तो ये आ जाएगा a टू द पावर m होल पावर q इंटू a पावर r। तो a टू द पावर m कितना हो जाएगा? e हो जाएगा। तो e पावर q इंटू a पावर r, तो e पावर q को e ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को कितना बार भी ऑपरेट कर दो वही चीज़ आएगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट ऑपरेट होने से वही चीज़ आएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ से a टू द पावर r मिल रहा है, और एज r m से छोटा है तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि r लेस देन इक्वल टू m+1 तक होगा, मतलब ये इसी सेट का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये इसी सेट का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियरली समझ में आया? ठीक है, एंड एज r is always greater than equal to 0 less than m, therefore a to the power r belongs to H, and hence a power I into a power J belongs to H। ठीक है, therefore a power I a power J belongs to H for all a power I and a power J belongs to H। तो यहाँ से क्या प्रूफ कर सकते हैं हम कि यहाँ से इजीली ये प्रूफ हो गया, therefore H is a subgroup, therefore H is a सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ग्रुप G का सब ग्रुप प्रूफ हो गया H, और अगर H सब ग्रुप प्रूफ हो गया तो अभी लिख दो बाय लैग्रेंजेस थ्योरम वी कैन स्टेट दैट ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ M, एंड हेंस ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल है? ऑर्डर ऑफ H आपका M के इक्वल है, तो एंड हेंस M डिवाइड्स N, दैट इज ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप G।
क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। एक आसान सा एप्लीकेशन है लैग्रेंजेस थ्योरम का, ठीक है। ये लॉजिक भी मैं ऑलरेडी आपको पहले करा चुका हूँ और ये वाला लैग्रेंजेस थ्योरम का एप्लीकेशन तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसका गजब लेवल में एप्लीकेशन आएगा। क्लियर है क्या, तो चलिए अभी इसके आगे का पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और उसको और अच्छे से ध्यान से समझते हैं। दैट इज आपका साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप वाला पार्ट। जो हमारा साइक्लिक ग्रुप वाला पार्ट यूनिट 1 में बाकी भी था, वो वाला पार्ट एक साथ कंटिन्यू करके साइक्लिक सब ग्रुप पढ़ के इस यूनिट को खत्म करेंगे। और एक कम्यूटेटर जनरेटर का एक टॉपिक है, वो अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये छोटा सा एक ही स्लाइड का टॉपिक है 20 मिनट का, ठीक है। तो वो मैं यूनिट 3 में कंटिन्यू करूंगा यूनिट 3 के टॉपिक के साथ, ठीक है। तो ये एक 10% वेटेज आपका बाकी रह जाएगा यूनिट 2 का साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप पढ़ने के बाद, जो अपन उधर कवर कर रहे होंगे। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लिक ग्रुप एंड सब ग्रुप। चलिए दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पोर्शन, दैट इज साइक्लिक ग्रुप। जरा ध्यान से देखिएगा, साइक्लिक ग्रुप नाम से पता चल रहा है ग्रुप तो साइक्लिक ग्रुप तो होगा, दैट इज ग्रुप के बेसिक चारों प्रॉपर्टीज तो फॉलो होंगे। साइक्लिक क्यों बोला जाता है ये देखते हैं। डेफिनेशन देखिएगा, let G be a group, the operation being denoted multiplicatively. If there exists an element A in G such that every element of G can be uniquely expressed as A to the power n for some integer n, then G is called a cyclic group generated by the element A and is denoted by, इस तरीके से साइक्लिक ग्रुप को डिनोट किया जाता है और A को इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर बोला जाता है। मुद्दा क्या है समझते हैं कि अगर एक ग्रुप में मान लो n एलिमेंट्स है, ठीक है। अभी उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को, ठीक है, किसी भी एक उस ग्रुप में प्रेजेंट होने वाले किसी भी एक एलिमेंट के मदद से आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। सारे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को आप उस ग्रुप में प्रेजेंट होने वाले कोई भी एक एलिमेंट से एक्सप्रेस कर पा रहे हो अंडर द गिवन ऑपरेशन। मतलब मान लो उस ग्रुप में n एलिमेंट्स है, उसमें मान लो कोई भी एक एलिमेंट है c, तो c को अगर मैं एक बार ऑपरेट किया, दो बार ऑपरेट किया तो कोई भी एक एलिमेंट मिल गया, तीन बार ऑपरेट किया तो दूसरा कोई एलिमेंट मिल गया उसी ग्रुप का। ऐसे करते करते 4 बार 5 बार 6 बार अगर ऑपरेट किया और उसी ग्रुप का सारे एलिमेंट्स मेरे को मिल गया, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है ना। और वो साइक्लिक ग्रुप जनरेट कर रहा है, वो जनरेटर कौन है, ई है, ए है, ए। समझ में आ रहा है ना, जिसको आप बार बार रिपीटेडली ऑपरेट करके रिमेनिंग एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करोगे, उस एलिमेंट को मैं बोलूँगा जनरेटर ऑफ द ग्रुप। कहने का मतलब कि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को मैं उसके मदद से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं एक साइक्लिक ग्रुप बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ये ग्रुप, अगर मैं बोलूं ऑपरेशन मेरा मल्टीप्लिकेशन है, तो चारों प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई करता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब जानते होंगे ये ग्रुप है ऑलरेडी। बट ये साइक्लिक क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा एक एलिमेंट मेरे पास है ओमेगा, जिसके मदद से मैं सारे एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर दूंगा। वो कौन? जैसे ओमेगा पावर 0 रखोगे तो 1 आएगा, ओमेगा पावर 1 करोगे तो 1 आएगा, सॉरी 0 क्या बोल रहा हूँ, पागल ही हो गया ना क्या। ओमेगा क्यूब करोगे तो 1 आएगा, है ना। तो इस 1 को मैं ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ। फिर ओमेगा पावर 1 और ओमेगा के पावर में 2 रखोगे, तो ये जो ओमेगा है उसके मदद से मैं बाकी सारे एलिमेंट्स प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ ना। मैं यहाँ पे पावर में रखने का बात क्यों कर रहा हूँ? पावर में रखना मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, बिकॉज ऑपरेशन मेरा मल्टीप्लिकेशन है। अगर ओमेगा को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो थर्ड वाला एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। ओमेगा को एक ही बार कंसीडर करूंगा तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 जनरेट हो जाएगा। तो उसी ओमेगा के मदद से पूरा साइक्लिक पूरा ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जितने भी है वो सारे के सारे प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो उसी ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा? साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय द जनरेटर ओमेगा। तो इस साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर होगा वो कौन हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। सिमिलरली अगला ग्रुप में आप देख सकते हो, ये भी एक ग्रुप है, जानते हो ऑलरेडी, पहले से पढ़ के आ रहे हो, पहला लेक्चर से। यहाँ पे देखोगे कि एक जनरेटर है आयोटा, उसके मदद से मैं सारे के सारे प्रोड्यूस कर पाऊंगा। 1 को
1 को आयोटा पावर 4 लिख दिया। क्यों आयोटा पावर 4 लिख रहा हूं? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, आयोटा को 4 बार मल्टीप्लाई किया। अगर ऑपरेशन एडिशन होता तो आयोटा को 4 बार ऐड करता। तो आयोटा पावर 4 आयोटा स्क्वायर, वो आयोटा तो आयोटा हो गया और माइनस आयोटा हो गया आयोटा क्यूब। तो आयोटा से ये ग्रुप पूरा पूरा जनरेट हो गया। सिमिलरली वही ग्रुप को आप माइनस आयोटा से भी जनरेट कर सकते हो। माइनस आयोटा पावर 4, दूसरा वाला हो जाएगा माइनस आयोटा पावर 2, तीसरा वाला हो जाएगा माइनस आयोटा पावर 3 और चौथा वाला हो जाएगा माइनस आयोटा पावर 1। तो अब देख रहे हो कि माइनस आयोटा के पावर में इंटीजर्स रखने से भी मतलब क्या, माइनस आयोटा के पावर में इंटीजर रखना वो कोई कंसेप्ट नहीं है ना। कंसेप्ट है कि माइनस आयोटा को मैं मल्टीपल टाइम्स ऑपरेट करने से खुद के साथ, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ ही अगर मैं 2 बार ऑपरेट करता हूँ, 3 बार करता हूँ, 4 बार करता हूँ, तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट मेरे को मिल रहा है। एज यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का बातचीत चल रहा है, दैट्स वाई मैं माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा स्क्वायर ही आएगा ना, दैट्स वाई मैं पावर में रखने का बात बोल रहा हूँ। बट ओरिजिनली कंसेप्ट तो ऑपरेशन से आ रहा है, पावर से थोड़ी ना आ रहा है। अगर एडिशन होता है तो पावर थोड़ी ना करोगे, ऑब्वियसली ऐड करोगे। तो ये भी, ये जो ऑर्डिनरी ग्रुप था आपके पास, ये ग्रुप भी एक क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप प्रूफ हो गया। ठीक है, और उसका जनरेटर यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 2 जनरेटर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है देखो, इफ द ऑपरेशन G इज डिनोटेड एडिटिवली देन G विल बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए एलिमेंट A बिलोंग्स टू G। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, if every element of G can be expressed as n into a। क्यों n into a? अभी a to the power n क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी हमने ऐड किया रे भाई, n टाइम्स ऐड किया, इसीलिए n into a आया। पहले n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ऑपरेशन के ऊपर ये डिपेंड करेगा, है ना। ऑपरेशन अगर चेंज करके आप एडिशन मॉड्यूलो कर दोगे तो a को 2 बार एडिशन मॉड्यूलो लगाए, 3 बार एडिशन मॉड्यूलो लगाए, a के ऊपर ही 4 बार लगाए, वैसे चीजें चलता जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स का नेचुरल नंबर्स का सेट को मैं 1 से जनरेट कर पाऊंगा, 1 अंडर द ऑपरेशन एडिशन। ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन के थ्रू तो नहीं होगा, क्योंकि 1 को 2 बार ऐड किया तो 2 आएगा, 3 बार ऐड किया 3 आएगा, 4 बार ऐड किया तो 4 आएगा। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के सारे एलिमेंट्स को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 के मदद से जनरेट कर सकता हूँ। Therefore, set of positive integers is a cyclic group, जो कि पहले एक ग्रुप था सिर्फ एडिशन के रेस्पेक्ट में, वो अभी एक साइक्लिक ग्रुप हो चुका है, जिसका जनरेटर कौन है, 1 एंड ओनली 1। 2, 3, 4 को जनरेटर नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 के मदद से 3, 4 तो 2 के मदद से 4, 6, 8 ये सब जनरेट कर लोगे, बट 3, 5, 1 ये सब कैसे करोगे? ठीक है, तो जनरेटर यहाँ पे यूनिक ही होगा। ठीक है ना, क्लियर है। सिमिलरली z माइनस को किसके मदद से आप बना सकते हो, -1 की मदद से। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे जनरेटर 2 हो रहा था, तो हर जगह पे 2 होगा या फिर ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा, वो जरूरी नहीं है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जनरेटर यूनिक ही आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका साइक्लिक ग्रुप का। अगर इतना सा चीज़ आप समझ जाते हो अच्छे से, मतलब साइक्लिक ग्रुप का बेसिक फंडामेंटल्स आपका क्लियर है। अभी उसी चीज़ को अच्छे से यूज़ करना है और आगे के रिलेटेड थ्योरम्स हमें समझना है, और मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी लिया यहाँ पे, उन प्रॉब्लम्स को भी करा के दूंगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपका जॉब अभी यही है कि इस बेसिक थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझ के उसको अप्लाई करना है पुराने रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है उनके साथ। तो देखिए, साइक्लिक ग्रुप के ऊपर कोई ना कोई थ्योरम तो जरूर आएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑलरेडी साइक्लिक सब ग्रुप इंक्लूडेड है यहाँ पे थ्योरम्स में। सब ग्रुप क्या है? अगर इस ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप अगर ले लोगे जो साइक्लिक है, तो वो साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है ना, फंडा तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो जो सब ग्रुप क्या है तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जो सब ग्रुप साइक्लिक का प्रॉपर्टी फॉलो करता है, दैट इज उस सब ग्रुप में प्रेजेंट होने वाला एक एलिमेंट से उस सब ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स को अगर प्रोड्यूस किया जा सकता है, देन वो साइक्लिक सब ग्रुप हो जाएगा। तो एक साथ मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया। तो चलिए थ्योरम्स को ध्यान से समझते हैं एंड देन आगे की बात करेंगे। तो ये वाला पोर्शन अब अच्छे से एक बार लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है चीज़ें करने के लिए। क्लियर है? फिर आगे बात करते हैं। पहला थ्योरम देखिए क्या लिखा गया है, आप देख सकते हैं। पहला थ्योरम बोला जा रहा है एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक हो गया तो उसको एबिलियन होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक हो गया तो उस ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो जनरेटर के मदद से तो रिप्रेजेंट तो कर पाएगा ना।
उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स इस फॉर्मेट में होगा, तो उस ग्रुप से कोई भी 2 एलिमेंट मैंने पिक कर लिया ऐसे, तभी इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ अंदर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो ये a पावर r प्लस एस आएगा, और r प्लस एस को मैं s प्लस r तो लिख पाऊंगा ही, क्योंकि कॉम्पिटिटिविटी प्लस के लिए तो सेटिस्फाई करता ही है, और वही चीज a पावर s इंटू a पावर r के इक्वल हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड कर ही रहा है ना, अगर ये दोनों उस साइक्लिक ग्रुप का कोई भी 2 एलिमेंट है तो उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिविटी होल्ड कर गया, मतलब ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, एबिलियन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए, लिख लीजिएगा ध्यान से, लिखिए लेट G इज इक्वल टू, लेट G इज इक्वल टू, मतलब ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय जनरेटर A इज अ साइक्लिक ग्रुप generated by element A belongs to G, generated by element A belongs to G। नीचे लिखो let x, y belongs to G be any two element, then x is equal to a power r and y बराबर a power s for some integers r and s, for some integers r and s, for some integers r and s, therefore x into y is equal to this, ऐसे करते जाओ, इक्वल टू y इंटू एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, therefore x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू G। क्लियर है? therefore every cyclic group is an abelian group, every cyclic group is an abelian group। क्लियर है? तो ये खत्म हुआ। इसके जस्ट बाद एक नोट लिखो, एक नोट लिखा करके देता हूं, इन आपने नोट कर लिए अच्छे से, ये लिख लो। लिखने के बाद एक नोट लिखो, द कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब दुनिया के सारे एबिलियन ग्रुप साइक्लिक होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, दैट इज एन एबिलियन ग्रुप may not be cyclic, that is an abelian group may not be cyclic, but all non-abelian groups are non-cyclic, but all non-abelian groups are non-cyclic, ठीक है ना। all non-abelian groups are non-cyclic। सिंपल सी बात है यार, अगर A B का सबसेट होता है तो अपन क्या लिखते हैं कि B कॉम्प्लीमेंट जो है वो A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर A B के अंदर है तो अगर कोई B पे नहीं रहा तो A पे तो होने का बात ही नहीं आता है ना, समझ में आ रहा है। तो अगर एवरी साइक्लिक ग्रुप एबिलियन है, तो अगर कोई ग्रुप एबिलियन ही नहीं है तो उसका साइक्लिक होने का तो बातचीत आता ही नहीं है ना, ठीक है। तो एवरी नॉन एबिलियन ग्रुप इज नॉन साइक्लिक, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, ये कन्वर्स ट्रू होगा। बट ये तो कन्वर्स नहीं है ना, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये तो कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट नहीं है ना, ये तो जस्ट आप रिवर्स बोल सकते हो इसका कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, इसका जो कन्वर्स स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि एवरी एबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक, है ना, जो कि हो नहीं सकता है कभी भी। क्लियर है? क्या एग्जांपल क्या है मैं दूंगा अभी, ठीक है। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई नॉन एबिलियन ग्रुप है तो वो साइक्लिक कभी नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है कि एवरी नॉन एबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉन साइक्लिक। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है? चलो तो एग्जाम्पल लिख दो इसका सपोर्ट में, लिख दो द ग्रुप Q plus of all positive rational numbers, the group Q plus of all positive rational numbers under usual multiplication is an abelian group, but it is not cyclic, is an abelian group but it is not cyclic, ठीक है। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट जो है वो एबिलियन होता है किसके अंडर पे, मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे, बट उसको साइक्लिक नहीं बोल सकते। ऐसा कोई भी रैशनल नंबर आप दिखाओ जिसको बार बार मल्टीप्लाई करने से दुनिया के सारे रैशनल नंबर जनरेट हो जाता है, नहीं होता है ना। अगर नहीं होता है तो वो साइक्लिक नहीं हो पाएगा। तो एबिलियन ग्रुप तो हमारे पास अगर है तो वो साइक्लिक जो होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दैट्स वाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 इज नॉट ट्रू। बट अगर आपका ग्रुप नॉन एबिलियन है तो वो नॉन साइक्लिक होगा, दैट इज नॉट कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। क्लियर है क्या?
है ना। तो इस नोट को ध्यान से पढ़िएगा, इस प्रकार का 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ देगा, फंस जाओगे अगर अच्छे से समझ के नहीं जाओगे तो। नोट खत्म हुआ, एग्जाम्पल खत्म हुआ, लगाइए थ्योरम 2, हेडिंग लगाइएगा, पॉज कर करके लिखते जाइए ना साथों साथ, ठीक है। वीडियो देखिए, लिखते जाइए, क्लास के एनवायरनमेंट में करते जाइए चीज़ों को, अपना आप चीज़ें दिमाग में घुसेगा, क्यों नहीं घुसेगा। ऑनलाइन क्लास को प्रॉपरली अगर कराया जाए क्लासरूम एनवायरनमेंट में तो उसका कोई सब्सटीट्यूट भी नहीं है, बच्चे का समय भी बचता है, और अच्छे बच्चे के लिए ऑनलाइन का सब्सटीट्यूट कुछ है भी नहीं, ठीक है, अगर उसको गजब तरीके से कनेक्ट करता है और सिंसियर अगर है, ठीक है। बाकी ऑफलाइन को रिप्लेस करना तो पॉसिबल है नहीं, वो दुनिया भर सभी जानते हैं, ठीक है। बट अगर ऑनलाइन को भी सही तरीके से पढ़ाया जाए तो ना समझने आने वाला भी ऐसा कोई तोप जैसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल समझ आने वाला बात है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपके सामने बैठ के पढ़ा रहा होता तो भी तो मैं यही बोलता जो अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों समझ नहीं आएगा। अगर अभी मेरे बातों को पकड़ नहीं पा रहे हो तो शायद अगर पास में बैठ के होते तो भी नहीं पकड़ पाते। अच्छा चलो मान लिया कि पास में बैठ के अगर पकड़ नहीं पाते तुरंत पूछ लेते, तुरंत पूछ ले तो मैं एक और बार बताता। तो वही चीज़ तो आपको फैसिलिटी मिल रहा है कि वही चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप एक पेज में लिख के रख दो और क्लास में पूछ लो। जो ऑनलाइन जूम क्लास होता है उसमें डाउट्स क्लियर होते हैं, है ना, तो उसमें पूछ दो तो उसमें बता दिया जाएगा, एक बार की जगह पे 10 बार, खत्म बात। तो फैसिलिटीज़ अगर प्रॉपरली दे दिया जाए तो उसमें खास कोई दिक्कत वाली बात है, डिफरेंसेस आने का ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं, थ्योरम नंबर 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। If A is a generator of the cyclic group, if A is a generator of the cyclic group, then A inverse must be its generator। मतलब A अगर इसका जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का, मतलब ग्रुप आपका साइक्लिक है, अगर A उसका जनरेटर है तो A इनवर्स उसका जनरेटर होगा ही होगा, ठीक है। तो A अगर उसका जनरेटर है तो a टू दी पावर r उसका कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है ना, a टू दी पावर r उसका कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो a टू दी पावर r अगर एलिमेंट होता है तो a पावर r को a पावर -1 a पावर -r लिख सकते हो इजीली, ठीक है। तो यहाँ से a इनवर्स भी, ये तो कोई भी इंटीजर होगा, इसको आप दूसरा कोई भी इंटीजर लिख सकते हो, तो a इनवर्स भी यहाँ से क्या हो गया आपका जनरेटर हो गया। तो a अगर उसका जनरेटर है तो a इनवर्स भी उसका जनरेटर होगा ही होगा। क्लियर है, चाहे अभी A और A इनवर्स इक्वल हो या फिर डिस्टिंक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे उस ग्रुप में नहीं देखे थे आप, 2 जनरेटर आ रहा था, आयोटा और माइनस आयोटा, तो आयोटा और माइनस आयोटा तो एक दूसरे का इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल होता है तब तो ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, सिमिलरली उधर मैंने पहला वाला एग्जांपल में बताना भूल गया था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को सिर्फ ओमेगा से जनरेट थोड़ी ना कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर से भी तो जनरेट कर सकते हो। इसका जनरेटर भी तो 2 ही हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर के पावर में 1 रख दिया, ओमेगा स्क्वायर के पावर में मान लो 2 रख दिया तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के पावर में 3 रख दिया तो 1 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे भी तो जनरेट कर सकते हैं ना। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों के दोनों जनरेटर हो जाएगा, उस एग्जाम्पल का लिख दीजिएगा। और यहाँ पे एक दोनों दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी ये क्लियरली दिख रहा है, 1 अपॉन ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो चलिए लिखा देते, लिखिएगा नंबर 2 का प्रूफ। लेट G be a cyclic group having, let G be a cyclic group having more than one element, having more than one element, and A be a generator of G, and A be a generator of G, that is G is equal to, that is G is equal to generator of A. Since G contains more than one element, since G contains more than one element, नहीं ये लाइन काट दो, since G contains more than one element, अब ऐसे लिखो, let X belongs to G be any element, then X is equal to A to the power M, X is equal to A to the power M for some integer M, for some integer M implies x is equal to, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, where n is equal to minus m is an integer, ठीक है। therefore इसके नीचे वाले लाइन पे लिख दो, therefore A inverse is also an generator, A inverse is also a generator of G,
therefore A inverse is also a generator of G. A inverse is also a generator of G. Clear है क्या? A inverse is also a generator of G. A inverse is also a generator of G. Therefore, G has at least two generators. G has at least two generators, A and A inverse. G has at least G has at least two generators. क्या बोल रहा हूँ? Therefore, if A is a generator of cyclic group, then A inverse must be its generator. Then A inverse must be its generator. Clear? Then A inverse must be its generator. ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो गया कि A अगर जनरेटर होता है तो x इज इक्वल टू A टू दी पावर, है ना, मतलब उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट x को मैं A के पावर में एक्सप्रेस कर पाऊंगा क्योंकि ये जनरेटर है, मतलब उस ग्रुप के सारे एलिमेंट A के पावर में बैठ के ही एक्सप्रेस हो रहा होगा। तो यहां से मैंने दिखा दिया कि उसी एलिमेंट को आप A इनवर्स के पावर में कोई ना कोई इंटीजर रख के भी जनरेट कर सकते हो। क्लियर है? तो यहीं से प्रूफ हो जाता है कि A इनवर्स भी एक जनरेटर होगा। क्लियर है? बट अगर मैं एक स्टेटमेंट आपको बोल देता हूं, ये प्रूफ तो खत्म हो गया। अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट कभी भी बोल देता हूं और पूछता हूं ट्रू है या फॉल्स है, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? A cyclic group with more than one element has at least two generator। अगर मैं ये बोल देता हूं तो ये गलत है, क्योंकि एक साइक्लिक ग्रुप विथ मोर देन वन एलिमेंट, अगर मैं मान लेता हूं H1 और -1, तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है विथ मोर देन वन एलिमेंट, है कि नहीं है? ये सब ग्रुप होता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का आप जानते हो, अगर सब ग्रुप है तो ग्रुप तो है ही। और ये साइक्लिक कैसे है मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसको आप -1 से जनरेट कर सकते हो ना। -1 को तो आप -1 पावर 1 रख सकते हो और 1 को आप -1 होल स्क्वायर रख सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंडर पे एक साइक्लिक ग्रुप है। क्लियर है? तो अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें तो एक एलिमेंट से ज़्यादा है, मोर देन वन एलिमेंट है। ठीक है, बट क्या इसका एटलीस्ट 2 जनरेटर आपको दिख रहा है? क्या आप 1 से इसको जनरेट कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। 1 का होल स्क्वायर पावर में आप कितना भी रख दो, कभी भी -1 जनरेट होगा ही नहीं। क्लियर है क्या? तो 1 के मदद से आप सारे एलिमेंट जनरेट नहीं कर पाओगे, बट -1 की मदद से जनरेट कर पाओगे। दैट्स वाई -1 इज द जनरेटर। तो इस साइक्लिक ग्रुप का एक से ज्यादा एलिमेंट तो है, बट इसका जनरेटर तो एक ही दिख रहा है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं ट्रू नहीं हो सकता। इसके अंडर पे आप ये एग्जांपल दे सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आप उसके सपोर्ट में ऐसे जवाब दे सकते हो। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इसी के साथ साथ। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं अगला थ्योरम नंबर 3 पे। इसी का एप्लीकेशन है ना, और इंपॉर्टेंट भी है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ भी है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ठीक है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। इसको प्रूफ करना है। तो भाई अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो मान लेते P उसका ऑर्डर है, तो ये P तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो 2 से ही स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ भाई कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर अगर साइक्लिक होता है, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहां से मैं सबसे पहले ये लॉजिक बता सकता हूं आपको कि मान लीजिए अगर, है ना, अगर ये P का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाता है, ठीक है, अगर ये P का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाता है तो P का पॉसिबिलिटीज क्या होगा? ठीक है ना, P का पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है वो मैं बताऊं। तो पहले की तरह एक सबसेट कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो वो सबसेट कंसीडर करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अच्छे से। मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो आपको ग्रुप में होना ही पड़ेगा, है ना। तो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही होगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो आपका नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो वही आपको एक नॉन एम्प्टी सबसेट कंसीडर करना पड़ेगा H, है ना, जो कि एक सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, जैसे पहले हमने प्रूफ किए थे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप वाले प्रूफ में। ठीक है क्या? तो लिख लीजिएगा, let G be a group of prime order P, let G be a group of prime order P, that is order of G is equal to prim,
order of, that is order of G is equal to P, order of G is equal to P, where P is any prime integer, 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 where P is any prime integer. Therefore P should be greater than equal to 2. P is greater than equal to 2. लिख दो. That is G has more than one element. That is G has more than one element, and let A belongs to G, and let A belongs to G, and let A belongs to G be any non-identity element. A belongs to G be any non-identity element, that is A not equals to E, that is A not equals to E, where E is the identity element, where E is the identity element. क्लियर है? तो अभी एक सबसेट कंसीडर कर लो. लेट एज बराबर क्या सबसेट? ए से जनरेट होने वाला कोई भी एक सबसेट. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑर्डर का कोई हमारे पास कमी नहीं होगा. ऑर्डर अपन कुछ भी कंसीडर करना चाहे तो कर सकते हैं. क्यों? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे. सही है क्या? तो ऑर्डर का कोई खास रोक टोक नहीं है. आप यहाँ पे डॉटर दे करके काम चला सकते हो. ठीक है, लिखो इज इक्वल टू a टू द पावर n, n बिलोंग्स टू z, जो कि a से जनरेट होने वाला एक साइक्लिक सब ग्रुप आप बोल सकते हो. ठीक है, a से जनरेट होने वाला एक साइक्लिक सब ग्रुप बोल सकते हो. बी द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G, बी द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय एलिमेंट a बिलोंग्स टू G. तो पहले हमने वही एक नॉन एम्प्टी सबसेट कंसीडर करके उसी को सब ग्रुप प्रूफ किए थे और अभी डायरेक्टली कंसीडर कर लिए. तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें. ठीक है, जनरेटेड बाय एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी. अभी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, लिखिएगा आगे. सिंस जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, सिंस जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, सो बाय Lagrange's theorem, so by Lagrange's theorem, order of H is a divisor of order of G. Order of H is a divisor of order of G. Order of H is a divisor of order of G. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? As order of G is equal to P, so order of H जो होगा वो या तो 1 होगा या तो P होगा, क्योंकि प्राइम नंबर का जो डिवाइजर होता है वो या तो 1 होगा या तो P होगा, है ना. तो as, है ना, तो यहां तक लिख लो आप, यहां तक लिख लो, या तो 1 होगा या तो P होगा ऑर्डर ऑफ H का वैल्यू. सही बात है. ठीक है, तो एज आइडेंटिटी एलिमेंट एक एलिमेंट प्रेजेंट है ही आपका ग्रुप सब ग्रुप में H में, और उसके साथ साथ A भी आ जाएगा. ठीक है, तो A और E दोनों अगर H में बिलोंग कर रहा है, सो ऑर्डर ऑफ H तो 1 किसी भी हालत में नहीं हो सकता. अगर ऑर्डर ऑफ H 1 नहीं हो सकता है तो ऑर्डर ऑफ H होगा क्या? P के इक्वल होगा, और वही चीज किसके इक्वल हो गया? ऑर्डर ऑफ G के इक्वल हो गया. समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, वही चीज ऑर्डर ऑफ किसके इक्वल हो गया? G के इक्वल हो गया. बात समझ में आया ना? लिख दो यहां तक. Therefore order of H equal to P is equal to order of G. Therefore H is a subgroup of G having same number of elements as in G. Therefore H is a subgroup of G having same number of elements as in G. ठीक है, और उसी के थ्रू हम ये बता सकते हैं and therefore H जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? G के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, नीचे लिख दो कंक्लूजन. Therefore G is a cyclic group. Therefore G is a cyclic group because H is cyclic. G is a cyclic group because H is
साइक्लिक। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पे इसको डायरेक्टली साइक्लिक सब ग्रुप कंसीडर ना करके अगर कोई भी फाइनाइट एलिमेंट a टू द पावर मान लीजिए m-1 तक अगर रोक देता इसको, ठीक है, देन इसको मैं सब ग्रुप प्रूफ करता, जैसे मैंने पहले वाले थियरम में लॉजिक यूज किया था, a टू द पावर r a टू द पावर s यूज करके दोनों को प्रोडक्ट करके डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके इसको सब ग्रुप प्रूफ करता, a b बिलोंग्स टू h फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू h, ये वाला लॉजिक यूज करके। तो ये अगर सब ग्रुप हो जाता देन क्या पता चलता कि भाई इसका ऑर्डर तो p के इक्वल ही होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 तो हो नहीं पाएगा। और लैग्रेंजेस थ्योरम ये बोलता है कि अगर ये सब ग्रुप है तो ये ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, p है, तो p का डिवाइजर या तो 1 होगा या तो p होगा। 1 हो नहीं सकता बिकॉज a और e दो एलिमेंट, तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो इसमें बिलोंग करना ही होगा। ठीक है ना, कि जनरेटर जो है और आइडेंटिटी एलिमेंट वो तो बिलोंग करना ही होगा, तो 1 तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, उसका ऑर्डर p होगा। और p किसका ऑर्डर है, g का ही ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर ऑफ h और ऑर्डर ऑफ p इक्वल हो गया। ऑर्डर ऑफ h और ऑर्डर ऑफ p अगर इक्वल हो गया तो h जो है वो g के ही इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा h g के इक्वल? ऐसा तो नहीं है ना कि ऑर्डर ऑफ h और ऑर्डर ऑफ g इक्वल होने से हमेशा h और g इक्वल होगा, बट यहाँ पे h और g इक्वल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे h को जो आप कंसीडर किए हो जो सबसेट, वो किसके मदद से जनरेट हुआ, वो a के मदद से ही जनरेट हुआ ना। ठीक है, वो किसके मदद से जनरेट हुआ, वो a के मदद से ही जनरेट हुआ। ठीक है ना, तो a के मदद से अगर जनरेट हुआ है तो h और g एग्जैक्टली आपका यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, सेम दिख रहा होगा। तो अगर h और g सेम दिख रहा है, g पे भी उतना एलिमेंट, h पे भी उतना एलिमेंट, और a के मदद से अगर h को आप जनरेट करता हूँ जहाँ पे a अगर g का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली h और g जो है वो एग्जैक्टली इक्वल आएंगे। अगर h और g एग्जैक्टली इक्वल आ जाते हैं तो h तो हमारा साइक्लिक सब ग्रुप था, सब ग्रुप तो हमने प्रूफ किया, और साइक्लिक तो है ही ये, क्योंकि एक एलिमेंट को रिपीट करते करते बाकी सारे एलिमेंट जनरेट हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स ऑपरेट करते करते, तो ऑब्वियसली जी जो होगा वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो इस तरीके से इस लॉजिक को आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट थियरम है, ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके आगे अगर मैं देखूँ तो 2-3 यहाँ पे नोट लिखा गया है। ठीक है, पहला क्या नोट है, आप ज़रा ध्यान से एक बार देखिएगा तो और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, पहला नोट में बोला जा रहा है, सिंस a इज आर्बिट्ररी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g, इट फॉलोज दैट एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g इज अ जनरेटर ऑफ g। ठीक है, तो a अगर g का कोई भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, और एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g इज अ जनरेटर ऑफ g इज ऑफ प्राइम ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g इज अ जनरेटर ऑफ g, ठीक है, इज ऑफ प्राइम ऑर्डर, इज ऑफ प्राइम ऑर्डर, इज ऑफ प्राइम ऑर्डर। मतलब यहां पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये प्राइम ऑर्डर है, अगर आपका ग्रुप प्राइम ऑर्डर है, हाँ मतलब हाँ ऑब्वियस है कि उस ग्रुप में अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट को मैं कंसीडर करता हूं तो उस नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के मदद से बाकी सारे एलिमेंट्स को मैं जनरेट कर सकता हूं। ठीक है ना, तो बाकी सारे एलिमेंट्स को अगर मैं जनरेट कर पाऊंगा तो ये साइक्लिक होगा, और ये साइक्लिक कब हो रहा है, जब आपका ग्रुप क्या हो रहा है, प्राइम ऑर्डर है। समझ में आया ना? ठीक है, और ये साइक्लिक कब हो पाएगा, जब आपका ग्रुप प्राइम ऑर्डर होगा। तो इसी चीज को घुमा फिरा के लिखा गया है। अगला बोला गया है कि इसका कन्वर्स जो है वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि ये भी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो इसका ऑर्डर तो 4 है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका कन्वर्स बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ठीक है, अदरवाइज तो इफ एंड ओनली इफ देके ही लिखा जाता ना। और थर्ड में बोला जा रहा है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज एबिलियन, सारे प्राइम ऑर्डर ग्रुप एबिलियन होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि सारे प्राइम ऑर्डर ग्रुप साइक्लिक है और सारे साइक्लिक ग्रुप एबिलियन है। तो 1 और 3 के मदद से आप बोल सकते हो कि अगर कोई ग्रुप प्राइम ऑर्डर का आ जाता है तो वो एबिलियन होगा ही होगा। तो अगर आपको ये प्रूफ करने को दिया जाता है एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में, तो पहले आप 3 प्रूफ करोगे, देन आप 1 प्रूफ करोगे, और उन दोनों रिजल्ट को मदद से आप बोल दोगे कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज एबिलियन। ठीक है, बात समझ में आया? क्लियर? उसके बाद आपके पास देखो यहाँ पे कुछ थ्योरम्स आ रहा है ना, थ्योरम नंबर 4, 5 एंड सो ऑन। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट जो है मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, एंड देन उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज समय तो था, बट एज मेरे को अभी कुछ काम है, तो एज ये लेक्चर क्लोज करना होगा, है ना। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन मैं आगे के टाइम में आपको कंटिन्यू करा के दूंगा। दैट इज लेक्चर नंबर 9 में आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, है ना। ये दोनों थ्योरम आप बिल्कुल खुद से ट्राई कर सकते हो,
है ना। ये दोनों थ्योरम मैं होमवर्क में डालता हूँ, ये दोनों थ्योरम बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा हार्ड कुछ भी नहीं है एज सच, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी लॉजिक यूज होने वाला है वो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप का जो भी सब ग्रुप आएगा वो भी साइक्लिक होगा, उसी को प्रूव करना है, जो कि आप ऑलरेडी एग्जाम्पल से समझ चुके हो, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, ये भी ऑलरेडी आप कर चुके, ठीक है। तो ये दोनों को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं आपको क्लास में डिस्कस करूंगा, और ये क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर से कंटिन्यू करूंगा एंड देन आगे का चीज उसमें मिलने वाला है आपको, क्लियर है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, है ना। इन प्रॉब्लम्स को हम अगले लेक्चर में देखने वाले, एंड जो भी आपको होमवर्क दिया गया है वो आप कीजिएगा। अगले लेक्चर में हम होमवर्क तो डिस्कस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो क्लास में डिस्कस करेंगे, जूम क्लास में, और बट आगे की क्वेश्चंस जो भी है वो हम अगले लेक्चर में आपको करा के देंगे। कराने के बाद हम अगला टॉपिक यूनिट 3 दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप वो स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा। जो भी डाउट है आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, क्लास में भी पूछ सकते हो, वो आपका चॉइस है, और जो भी है बस प्रॉपरली नोट्स बना के एक एक पॉइंट को ध्यान से डीपली समझने के साथ साथ आगे बढ़ते रहिएगा, एंड देन आप चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लोर कीजिएगा, क्लियर है। तो चलो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में।